बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई देगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कुलदीप सेंगर ने पॉस्को एक्ट के तहत सजा काटी है। शिकायतकर्ता की मौत पर क्रिमिनल रिवीजन खत्म नहीं होता, दूसरे पीड़ित क्रिमिनल रिवीजन को जारी रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ईडी के समन की अनदेखी पर सीधे गैर जमानती वारंट नहीं होगा, सीआरपीसी की धारा 73 की शर्तें पूरी होना जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। मजनू कटीला में अवैध कैफे और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सुरक्षा मानकों और आवश्यक अनुमति की कमी की शिकायत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। कोर्ट्स राउंडअप शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले ले चलते हैं लखनऊ, जहां पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. उत्तर
प्रदेश के उन्नाव गैंग रेप केस में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत का मामला गरमाता जा रहा है। उन्नाव रेप केस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने न केवल कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाई बल्कि उन्हें जमानत भी दी थी। इस फैसले के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सीबीआई के साथ साथ पीड़िता के परिवार ने भी इस आदेश का कड़ा विरोध किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़िता का परिवार भी बेल आदेश का विरोध कर रहा है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर ली है और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सीबीआई ने सेंगर की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया था। एजेंसी ने समय पर जवाब दाखिल करते हुए लिखित दलीलों के माध्यम से मामले की गंभीरता और जमानत दिए जाने से उत्पन्न होने वाले खतरों की ओर अदालत का ध्यान दिलाया था। वहीं पीड़िता का परिवार भी जमानत का लगातार विरोध करता रहा है। परिवार का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने से उनकी जान को खतरा है और इससे पहले भी निलंबित न्याय प्रक्रिया और प्रभावित हो सकती है। परिवार ने आशंका जताई कि सेंगर की रिहाई से उन पर दबाव और धमकी बढ़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है, जिन्हें उन्नाव बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। जस्टिस सुभाष कुमार प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मुख्य रूप से माना कि सेंगर के खिलाफ पास्को अधिनियम की धारा 5C के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि प्रथम दृश्यता ये अपराध पास्को अधिनियम की ठहरित यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं माना जा सकता। दरअसल उन्नाव रेप कांड वर्ष 2017 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म से जुड़ा हुआ था और इसमें सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। लंबे संघर्ष और कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों और राजनीतिक प्रभाव के मामलों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने के अपने फैसले को न्याय व्यवस्था की मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में किसी भी तरह की ढील न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर सकती है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी इस आदेश को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और पूरे दमखम के साथ अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन उसकी मौत पर खत्म नहीं होता और दूसरे पीड़ित इसे जारी रख सकते हैं। यह फैसला एक संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में आया, जहां अपीलकर्ता के पिता ने जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मामले की पृष्ठभूमि ये है कि अपीलकर्ता के पिता ने एक संपत्ति विवाद के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया। जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी के तहत कई अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की। हालांकि सेशन कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी को छोड़कर सभी अपराधों से बरी कर दिया। अपीलकर्ता के पिता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर किया, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने रिवीजन कार्यवाही जारी रखने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्रिमिनल रिवीजन में प्रतिस्थापन का कोई प्रावधान नहीं है और रिवीजन खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि क्रिमिनल रिवीजन की कार्यवाही में पीड़ित की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोर्ट ने कहा कि जब रिवीजन स्वीकार कर लिया जाता है तो हाईकोर्ट को आमतौर पर इसे मेरिट के आधार पर तय करना होता है, भले ही अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जीवित हो या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल रिवीजन में लोकस का सख्त नियम लागू नहीं होता, इसलिए रिवीजन करने वाले की मौत पर अपील पर लागू होने वाला अमेंडमेंट का कानून रिवीजन की कार्यवाही पर लागू नहीं होता।
कोर्ट ने कहा वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके किसी उपयुक्त व्यक्ति को रिवीजन में मदद करने की अनुमति दे सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब रिवीजन किसी आरोपी की तरफ से किया गया हो तो रिवीजन कोर्ट उसकी मौत पर कार्यवाही जारी रखने से मना कर सकता है, खासकर जब रिवीजन की कार्यवाही ट्रायल के दौरान दिए गए किसी आदेश से शुरू हो या रिवीजन की कार्यवाही किसी दोष सिद्धि के आदेश के खिलाफ हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता मृत सूचना देने वाले का बेटा और कानूनी वारिस होने के नाते और विवादित संपत्ति में सीधा हित रखने के कारण पीड़ित की परिभाषा के दायरे में आता है। नतीजतन हाईकोर्ट को उसे रिवीजन कार्यवाही में कोर्ट की मदद करने की अनुमति देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया और रिवीजन को हाई कोर्ट की फाइल्स में वापस लाया गया और अपीलकर्ता को पीड़ित के तौर पर रिवीजन कोर्ट की मदद करने की आज़ादी दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिवीजन पर तेजी से फैसला किया जाए और साफ किया जाए उसने चुनौती दिए गए डिस्चार्ज ऑर्डर की खूबियों पर कोई राय नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वसीयत के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर नामांतरण से इनकार नहीं किया जा सकता कि दावा एक वसीयतनामा पर आधारित है। मामले की पृष्ठभूमि ये है कि मध्य प्रदेश के मौजा भोपाली की कृषि भूमि रोडा उर्फ रोडी लाल के नाम दर्ज थी। उनके निधन के बाद अपीलकर्ता ताराचंद्र ने मई 2017 में निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण के लिए आवेदन किया। तहसीलदार ने सार्वजनिक सूचना जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने और वसीयत के संशोधितों साक्षियों सहित गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद नामांतरण की अनुमति दी। हालांकि प्रतिवादी भंवरलाल ने नामांतरण को चुनौती दी, जिसने एक सर्वे नंबर पर अपंजीकृत बिक्री अनुबंध और विपरीत कब्जे के आधार पर दावा किया था। उच्च न्यायालय ने राजस्व अधिकारियों के आदेशों को रद्द कर दिया और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरण का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय यह जांच करने में विफल रहा है कि क्या राजस्व अधिकारियों के आदेशों में कोई क्षेत्र अधिकार संबंधी त्रुटि या कानूनी खामी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 और 110 भूमि अधिकारों के अर्जन को केवल बिक्री या उपहार जैसे तरीकों तक सीमित नहीं करती। अधिकार वसीयत के माध्यम से भी अर्जित किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्णपीठ के निर्णय आनंद चौधरी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ईडी के समन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सीधे गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकते। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा कि गैर जमानती वारंट केवल तभी जारी किए जा सकते हैं जब सीआरपीसी की धारा 73 के तहत जांच एजेंसी के अनुरोध पर अदालत द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं। कोर्ट ने कहा यह तय करने से पहले कि एनबीडब्ल्यू जारी किया जाए या नहीं, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति पर गैर जमानती अपराध का आरोप है या वह गिरफ्तारी से बच रहा है। अदालत ने यह टिप्पणी यूके स्थित उद्यमी सचिन देव दुग्गल के खिलाफ ईडी द्वारा दायर एक मामले में की, जिसमें उन पर वीडियोकॉन समूह और बैंक धोखाधड़ी मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने दुग्गल को जनवरी 2022 से कई समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए विशेष अदालत में एनबीडब्ल्यू के जरिए
के आवेदन किया, जिसे पहले मुंबई में खारिज कर दिया था। बाद में ईडी ने दिल्ली की पीएमएलए विशेष अदालत में एनबीडब्ल्यू के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट को रद्द करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। अदालत ने कहा कि एनबीडब्ल्यू जारी करने से पहले अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति पर गैर जमानती अपराध का आरोप है या वह गिरफ्तारी से बच रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला में अवैध रूप से चल रहे कैफे और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इन कैफे और रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों और आवश्यक अनुमति की कमी की शिकायत की गई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए, नगर निगम दिल्ली, एमसीडी और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे इन अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करें। जस्टिस तुषार राव गेडला ने कहा, आधे से ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटीज के छात्र यहां आते हैं। पीठ ने डीडीए की ओर से दायर शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। डीडीए ने बताया कि उसने पहले ही इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली है और कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारियों को 3 महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करनी होगी। यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है, जिसमें मजनू का टीला में अवैध रूप से चल रहे कैफे और होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और आवश्यक अनुमति की कमी के कारण आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कोर्ट के इस आदेश से अब इन अवैध प्रतिष्ठानों पर लगाम लग सकती है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि असम पशु संरक्षण अधिनियम 2021 की धारा 11 के तहत सर्कल ऑफिसर को किसी परिसर में प्रवेश करने और जांच करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें परिसर को सील करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला एक रिट याचिका में आया, जिसमें एक लाइसेंस प्राप्त मांस विक्रेता ने अपनी दुकान को सील किए जाने की चुनौती दी। मामले के विवरण के अनुसार याचिकाकर्ता की दुकान को हैलाकंडी नगर पालिका बोर्ड द्वारा मांस और डेयरी उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया था। पुलिस ने विश्वसनीय जानकारी पर कार्यवाही करते हुए दुकान की तलाशी ली और कथित तौर पर 4.50 किलोग्राम कच्चा मांस बरामद किया, जिसके बीफ होने का संदेह है। इसके बाद जांच अधिकारी ने सर्कल ऑफिसर को जांच पूरी करने तक दुकान को सील करने के लिए लिखा और दुकान को सील कर दिया। हाईकोर्ट ने धारा 11 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि इस धारा के तहत अधिकारियों को प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने और हिरासत में लेने की शक्ति दी गई है, लेकिन किसी परिसर को सील करने की कोई शक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि सर्कल ऑफिसर को किसी जगह में प्रवेश करने और उस जगह से कोई सामग्री जब्त करने के लिए कोई ऐसी जगह का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें किसी जगह को सील करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर्कल ऑफिसर और प्रभारी अधिकारी को याचिकाकर्ता की दुकान को सील करने का कोई अधिकार नहीं था और उनकी कार्यवाही मनमानी और अवैध थी। कोर्ट ने सील हटाने का आदेश दिया और मामले में आपराधिक जांच जारी रखने की अनुमति दी। यह फैसला न केवल मांस विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। यह फैसला उन मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है जहां अधिकारियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब वादी दावा करता है कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ने टाइमलाइन बढ़ाई तो लिमिटेशन की अवधि का मुद्दा सुनवाई योग्य हो जाता है। जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने यह टिप्पणी एक विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में की, जिसमें वादी ने दावा किया था कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तहत पार्टियों ने मूल समझौते की समय सीमा बढ़ा दी है। मामले के तथ्यों के अनुसार 12 दिसंबर 2012 को पार्टियों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें प्रतिवादी ने वादी को 2.65 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेचने पर सहमति व्यक्त की थी। समझौते के अनुसार सेल डीड 1 साल के अंदर पूरी हो जानी थी। हालांकि वादी ने विशिष्ट प्रदर्शन का मुकदमा 30 नवंबर 2021 को दायर किया।
जो मूल डेडलाइन के लगभग 8 साल बाद था। वादी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि पार्टियों ने 6 सितंबर 2013 को एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया था, जिसमें यह सहमति हुई थी कि सेल डीड जब भी वादी को जरूरत होगी तब वह पूरी की जाएगी। वादी ने यह भी दावा किया कि उसने अतिरिक्त 24 लाख रुपए का भुगतान किया था और प्रतिवादी ने सेल डीड करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऑर्डर 71 रूल 11 सीपीसी के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते समय कोर्ट सिर्फ शिकायत में किए गए दावों पर विचार करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि वादी ने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और अतिरिक्त भुगतान के बारे में पर्याप्त विस्तार से दलीलें दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 54 के तहत 2 हिस्से हैं। पहला, जब एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस के लिए एक तारीख तय की गई और दूसरा, जब परफॉर्मेंस की ऐसी कोई तारीख तय नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वादी का दावा है कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तहत पार्टियों ने मूल समझौते की समय सीमा बढ़ा दी थी, जो आर्टिकल 54 के दूसरे हिस्से के तहत आता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मुद्दा कि क्या मुकदमा लिमिटेशन से बाधित है, कानून और तथ्यों का एक मिला जुला सवाल है, जिसका पता केवल तब लगाया जा सकता है जब पार्टियां ट्रायल स्टेज पर सबूत पेश करें। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बांदी ने ऐसे तथ्य बताए हैं जो संकेत देते हैं कि मामला अनुच्छेद 54 के बाद वाले हिस्से के तहत आता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में ही शिकायत को खारिज करने से इनकार करके कोई गलती नहीं की। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि जब वादी दावा करता है कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ने टाइमलाइन बढ़ाई तो लिमिटेशन की अवधि का मुद्दा सुनवाई योग्य हो जाता है और इसका फैसला ट्रायल स्टेज पर सबूत पेश करने के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.